गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर एस.के. तिवारी वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड यूनिट का एक 5वां टॉपिक है या पॉइंट कहिए कि कौशल सीखने के लिए अधिगम का अर्थ एवं स्व अध्याय विकसित करने के तरीके को डिस्कशन करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरे डिस्कशन से आपको यह पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कौशल सीखने के लिए अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि जो कौशल सीखने के लिए अधिगम का अर्थ है, इसका मतलब हम लोगों को इसमें यह जानना है कि कौशल अधिगम का अर्थ क्या होता है ना। तो चलिए जानते हैं कि कौशल अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि हम जानते ही हैं कि अधिगम का विशेष स्थान होता है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सीखना होता है। अधिगम करना अपने आप में एक कौशल है। कैसा कौशल है, क्या कौशल है? तो वो जैसे क्या बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, व्याकरण की शुद्धता है कि नहीं, कि अगर है तो कितनी शुद्धता है, लेखन कैसा है, बर्तनी की शुद्धता कैसी है या बर्तनी की शुद्धता कैसे सुधरेगी, हैं, सरल अधिगम कैसे होगा, इत्यादि वगैरह। कहने का मतलब है कि अधिगम जो करना है यह खुद का एक कौशल है। क्यों कौशल है? क्योंकि इसमें हमको यह सीखना पड़ता है कि शब्दों का कैसे उच्चारण करें, है ना, व्याकरण की शुद्धता हमारे भाषा में कैसे आए, हैं, हमारा लेखन कैसा अच्छा सुंदर हो, हम कैसे शीघ्रता से लिख पाएँ, वगैरह वगैरह, है ना। तो अधिगम कौशलों को सीखने में बालक की मनोवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनोवृत्ति आप जानते हैं, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मनोवृत्ति का मतलब होता है व्यक्ति विशेष की सोच। तो मनोवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि विषय वस्तु के प्रति हमारी जैसी सोच होती है उसी अनुपात में बालक जो है कौशलों का अधिगम करता है। कहने का मतलब है कि यदि कौशलों के प्रति उसकी सोच सकारात्मक होगी तो उसे शीघ्र एवं सरलता से अधिगम करता है। वहीं उसके प्रति अगर उसकी सोच नकारात्मक होगी तो वह विषय वस्तु को कठिनाई एवं देर से सीखता है। कोई भी कौशल का अधिगम होता है, छात्रों को अधिगम कौशलों का ज्ञान परम आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी बालक सही एवं शीघ्र अधिगम नहीं कर सकता है। कौशल ही वे हथियार होते हैं जो अधिगम में हमारी मदद करते हैं तथा सफलता के द्वार खोलते हैं। हमने देखा भी है कि कोई बालक एक कार्य को आसानी से एवं शीघ्र कर देता है, जबकि दूसरा बालक उसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है तथा अधिक समय भी लगाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक बालक जो कार्य को आसानी एवं शीघ्रता से कर लेता है उसमें अधिगम के पर्याप्त कौशल हैं, विकसित हुए हैं, और जो बालक उस कार्य को कठिन समझता है और उसे करता भी तो देर से करता है तो उसके में अधिगम कौशलों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि देखिए, अधिगम में अधिगम कौशलों का होना मस्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर अधिगम कौशल नहीं होंगे तो हमको इस विषय की जानकारी नहीं हो पाएगी कि अधिगम कैसे सरल तरीके से किया जा सकता है और शीघ्र हो सकता है ना। तो अब चलते हैं, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि स्व अध्याय विकसित करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, उन तरीकों की चर्चा करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि विषय वस्तु में ध्यान एवं एकाग्रता, है ना। जैसे किसी भी सरल या कठिन विषय को पढ़ने के लिए ध्यान एवं एकाग्रता का होना आवश्यक होता है कि नहीं होता है। कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से और एकाग्रचित होकर के हमको पढ़ना पड़ता है। अगर ध्यान से और एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तु हमको सही ढंग से नहीं समझ में आती है, क्योंकि जब तक विषय वस्तु में ध्यान और एकाग्रता नहीं होगी तब तक हम उस विषय वस्तु को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने या सीखने के समय पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। इससे सीखना स्थायी होगा
और आपके अंदर स्व अध्ययन करने की शक्ति का विकास होगा। समझ गए ना कि विषय वस्तु में ध्यान एवं एकाग्रता की क्यों ज़रूरत है ना। और दूसरा पॉइंट है कि अध्ययन का उद्देश्य। दूसरा क्या पॉइंट है? अध्ययन का उद्देश्य। देखिए, किसी भी विषय का अध्ययन करने से पूर्व उसके उद्देश्यों से भली भांति परिचित होना आवश्यक होता है, क्योंकि उद्देश्य के अभाव में अध्ययनकर्ता यह नहीं समझ पाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अर्थात अध्ययन का उद्देश्य ज्ञात होने से अध्ययन में रुचि बढ़ जाती है और रुचि बढ़ने के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर स्व अध्ययन करने की प्रकृति का विकास होता है। कहने का मतलब कि हमको अध्ययन का क्या उद्देश्य है ना, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, ये सब की अगर जानकारी हो जाती है तो स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति का हमारे जो है विकास होता है। अब तीसरा है कि अध्ययन के प्रति सोच। तीसरा क्या पॉइंट है? अध्ययन के प्रति सोच। जिस अध्ययन के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होती है वह अध्ययन का विषय हमें रुचिकर लगता है और उसको जानने या उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इसके विपरीत जिस अध्ययन के प्रति हमारी सोच नकारात्मक होती है वह हमें अरुचिकर लगते हैं, है ना, और हम उनसे दूर भागने लगते हैं। अतः स्व अध्ययन को विकसित करने के लिए जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि अध्ययन के प्रति हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हैं, तभी हम विषय वस्तु को सही से पढ़ेंगे और पढ़ने में हमारा मन लगेगा, है ना। तो और चौथा पॉइंट है आपका कि अधिगमकर्ता की योग्यता एवं क्षमता। देखिए, स्व अध्ययन के लिए छात्रों की क्षमता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अर्थात अध्ययन का जो विषय वस्तु है वह छात्र की आयु, परिपक्वता, स्तर और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। यदि अध्ययन की विषय वस्तु उसकी अनुकूल होगी तो वह स्व अध्ययन के लिए उससे प्रेरित करेगी, और उसके विपरीत यदि विषय वस्तु छात्र की योग्यता के अनुसार नहीं होगी तो उसके अंदर विषय वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वह स्व अध्ययन की प्रवृत्ति से दूर होता चला जाएगा। अतः समय समय पर छात्रों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर विषय वस्तु के प्रति जो है क्या होना चाहिए, रुचि उत्पन्न हो और परिणाम स्वरूप स्व अध्ययन की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित कर सके। पांचवा है अध्ययन की बाधा। स्व अध्ययन के मार्ग में छात्रों के समक्ष दो प्रकार की बाधाएं आती हैं, है ना। अध्ययन से संबंधित बाधा है आंतरिक बाधा और बाह्य बाधा। तो देखिए, जानते हैं कि आंतरिक बाधा क्या होता है। तो आंतरिक बाधाओं के अंतर्गत अध्ययन के समय अधिगमकर्ता का मनोभाव, उसका दृष्टिकोण तथा संवेगात्मक असंतुलन आता है, जबकि बाह्य बाधाओं के अंतर्गत घर एवं विद्यालय का अशांतिपूर्ण वातावरण इत्यादि आते हैं। अतः इन बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो अधिगमकर्ता के अंदर स्व अध्ययन की प्रवृत्ति उत्पन्न की जा सकती है। कहने का मतलब जो अधिगमकर्ता के सामने जो आंतरिक और बाह्य बाधाएं हैं, अगर उन बाधाओं को हम निराकरण कर दें, उन बाधाओं का समाधान कर दें तो छात्र स्व विकसित करने के लिए तत्पर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब कोई छात्र पढ़ने के लिए कोई विषय चलता है ना, और वो पढ़ने के लिए शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसको कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो उसको समझ में नहीं आता है तो विषय वस्तु को फिर पढ़ना नहीं चाहता है, उसको बंद कर देना है। कहने का मतलब कि जो बाधाएं उसको आई और जिसके कारण वह अपने स्वाध्ययन को बंद किया, अगर उन बाधाओं का समाधान कर दिया जाता तो वह स्व अध्ययन बालक अवश्य करेगा। छठा है कि अध्ययन की विधि। यदि किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने में, है ना, उसके उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं, उचित एवं उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं तो वह विषय आसानी से ग्रहण हो जाता है। इसके विपरीत अनुपयुक्त विधि से आसान सा भी विषय वस्तु कठिन लगने लगता है। अतः उपयुक्त विधि हमारे अंदर स्व अध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करती है। देखिए, ये छठा पॉइंट आपका कहता है कि अध्ययन की विधि। देखिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं,
पर उनको पढ़ने की उपयुक्त विधि उनको नहीं समझ में आती है, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, कब पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यह पॉइंट आपको बता रहा है जिसके द्वारा कि अगर छात्रों में अध्ययन की सही विधि, उपयुक्त विधि अगर समझ में आ जाए तो छात्र अपने से स्व अध्ययन कर सकते हैं। और सातवां है कि अध्ययन का समय। सातवां क्या है? अध्ययन का समय। देखिए, अध्ययन का समय भी स्व अध्याय को विकसित करने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की एक समय में पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है। अर्थात कोई एक समय में 2 घंटे तक पढ़ सकता है, कोई छात्र 3 घंटे में पढ़ सकता है, कोई 5 घंटे पढ़ सकता है और कोई 1 घंटा भी पढ़ सकता है। तो यदि इससे अधिक समय अध्ययन के लिए अगर वह देता है तो वह हितकर नहीं होगा, उसके लिए सही नहीं होगा। अतः वह स्व अध्ययन के प्रति असमर्थता जाहिर करने में लग जाता है। अर्थात उसके अंदर स्व अध्ययन के प्रति जो है वो समझ विकसित नहीं हो पाती है ना। कहने का मतलब है कि अगर वो अपनी क्षमता के अनुसार, है ना, समय का निर्धारण करे तो वह आसानी से स्व अध्ययन कर सकता है और स्व अध्ययन करने की शक्ति का विकास उसके अंदर हो सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो टॉपिक था हम लोगों का कि कौशल सीखने के लिए अधिगम का अर्थ एवं स्व अध्याय विकसित करने के तरीके, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कौशल अधिगम क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है और स्व अध्याय करने की जो तरीके हैं वो क्या होते हैं। तो इस आशा के साथ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।